डियर स्टूडेंट्स, आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है आयनिक सॉलिड्स। आयनिक सॉलिड्स में हम उन कंपाउंड्स को डिस्कस करेंगे जिनके बीच में आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है या आयनिक बंध उनके बीच में पाया जाता है। तो जनरली हम बात करें कि आयनिक बॉन्ड फॉर्म कैसे होता है, बनता कैसे है, तो जब इस प्रकार के जो एलिमेंट हो जिनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा होता है और तो उनमें जब आपस में इंटरेक्शन होती है बॉन्ड फॉर्मेशन की, तो एक इलेक्ट्रॉन है वो एक स्पीशीज़ से टोटली ट्रांसफ़र होकर दूसरी स्पीशीज़ के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाता है। और इस प्रकार दो प्रकार के आयन है वो फॉर्म होते हैं, कैटायन और एनायन। और कैटायन और एनायन के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक या स्थिर वैद्युत बल काम करता है जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। यदि हम कंपेयर करें कोवलेंट बॉन्ड की तुलना में, तो आयनिक बॉन्ड है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसके कारण जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो उनके जो बॉइलिंग या मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं वो भी कोवलेंट कंपाउंड्स की तुलना में ज़्यादा होंगे। और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के कारण इस प्रकार के जो कंपाउंड्स होते हैं वो जनरली सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं नेचर में, तो इसलिए हम इनको आयनिक सॉलिड्स के नाम से भी जानते हैं। अब यदि हम बात करें कि जो क्रिस्टल जालक होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो क्रिस्टल के फॉर्म में पाए जाते हैं। और ये जो क्रिस्टल जालक या क्रिस्टल लैटिस जो होते हैं, इनमें आयन्स है उनका एक अरेंजमेंट होता है, पर्टिकुलर एक अरेंजमेंट पाया जाता है इनका। और स्पेशली इस चैप्टर में हम इन्हीं को स्टडी करने वाले हैं कि किस प्रकार इनका एक पैटर्न होता है 3D स्पेस में, जो रिपीटेशन होता है इनका यूनिट सेल का, वो किस प्रकार से होता है। यूनिट सेल इनकी आयनिक कंपाउंड्स की किस किस प्रकार की पाई जाती है और पर्टिकुलर किस कंपाउंड में किस प्रकार की क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर है वो पाई जाती है, तो इनको हम डिस्कस करने वाले हैं। और सबसे पहले जो फंडामेंटल चीज़ें हैं उनको हम देखेंगे कि जैसे कि हम बात करें कि आयनिक जो कंपाउंड्स होते हैं इनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो आयन है वो पाए जाते हैं। और हम बात करें कि इनकी आयनिक त्रिज्याओं की, तो जनरली हम मानते हैं कि जो आयन की जो नाभिक होता है, नाभिक से पर्टिकुलर उस दूरी को हम उसके आयनिक त्रिज्या मानते हैं जहाँ तक जो दूसरा कोई आयन है वो आ सके, तो इस दूरी को हम आयनिक त्रिज्या के नाम से जानते हैं। फर्दर हम बात करें कि आयनिक जो कंपाउंड्स हैं इनमें जो रेडियस रेशियो होता है, त्रिज्या अनुपात होता है, ये काफ़ी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। और इसके साथ में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, उपसहसंयोजक संख्या, ये भी इम्पोर्टेंट होती है। और जनरली हम त्रिज्या अनुपात के आधार पर हम बहुत सी चीज़ें हैं वो बता सकते हैं कि कंपाउंड की जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, उस कंपाउंड में आयंस का कोऑर्डिनेशन नंबर है वो क्या होगा, और इनकी जो ज्योमेट्री है या स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार की होगी। और इसके आधार पर हम जो स्टेबिलिटी होती है पर्टिकुलर किसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर की, वो भी हम बता सकते हैं। और वो डिपेंड करती है रेडियस रेशियो और कोऑर्डिनेशन नंबर पर, उपसहसंयोजक संख्या और त्रिज्या अनुपात पर। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो त्रिज्या अनुपात है वो क्या चीज़ होती है। तो त्रिज्या अनुपात किसी जो आयनिक कंपाउंड है उसमें जो कैटायन है उसकी त्रिज्या और जो ऋणायन है उसकी त्रिज्या का अनुपात हम त्रिज्या अनुपात के नाम से जानते हैं। और हम बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर या उपसहसंयोजक संख्या की, जिसको हम समन्वय संख्या के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि हमने बात की कि आयनिक कंपाउंड्स में कैटायन और एनायन पाए जाते हैं, और एक जो कैटायन है वो बहुत से एनायन या ऋणायनों के द्वारा घिरा रहता है, और इसी प्रकार एक जो ऋणायन है वो बहुत से कैटायन या धनायनों के द्वारा घिरा रहता है।
तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कोई भी आयन कितने विपरीत आवेशित आयनों के द्वारा घिरा हुआ है। इनकी जो संख्या होती है, इस संख्या को हम बोलते हैं समन्वय संख्या। अब हम यदि एक स्टेबल स्ट्रक्चर की बात करें कि कोई आयन्स की एक जो व्यवस्था है, अरेंजमेंट किस प्रकार का होना चाहिए, तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि जो आयन है वो अधिक से अधिक विपरीत आवेशित आयनों के द्वारा घिरा हुआ रहे, ताकि इनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स है वो ज़्यादा काम करे, और अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होने के कारण स्टेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। और एक दूसरे पॉइंट की यदि हम बात करें कि जो समान प्रकार के आयन्स हैं या समान आवेशित आयन है, इनके बीच में जो अरेंजमेंट है, इनका जो अरेंजमेंट है पर्टिकुलर इस प्रकार का होना चाहिए कि इनके बीच में जो रिपल्सिव फोर्स है, प्रतिकर्षण बल है, वो कम से कम काम करे, ताकि सिस्टम है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल रह सके। थर्ड पॉइंट ये है कि जो ऋणायन होते हैं इनकी साइज़ है वो छोटी होनी चाहिए, ताकि सिस्टम है वो ज़्यादा स्टेबल रह सके। या हम ये भी कह सकते हैं कि ऋणायनों को कम से कम आयतन घेरना चाहिए। अब हम देखते हैं कि जो रेडियस रेशियो या त्रिज्या अनुपात है वो यदि धीरे धीरे कम होता चला जाता है तो समन्वय संख्या का मान है वो भी कम होता चला जाता है। यहाँ पर डायग्राम के द्वारा शो किया गया है। यहाँ पर देखिए जो कैटायन और एनायन है, यहाँ पे जो एम है इसको हम कैटायन मानते हैं, और बाकी जो 4 स्पेयर आउटर कांटेक्ट में इसके शो किए गए हैं इनको हम एनायन मानते हुए इस पूरे फ्लो चार्ट को देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि जो कैटायन और एनायन है इनकी जो साइज़ है वो सेम है। धीरे धीरे जो कैटायन है इसकी साइज़ कम होती जा रही है और एनायन की साइज़ है वो बढ़ती चली जा रही है। तो इस प्रकार के सिस्टम में जहाँ रेडियस रेशियो कम होता है, रेडियस रेशियो कम होने के 2 कारण हो सकते हैं। या तो कैटायन का जो आकार है वो कम हो, या फिर एनायन का आकार है वो बढ़े। तो यहाँ पर जैसे जैसे त्रिज्या अनुपात कम होता चला जा रहा है वैसे वैसे उपसय संयोजक संख्या का मान भी कम होता चला जा रहा है। पहले 4 थी, अब 3 हो गई। और उपसय संयोजक संख्या का मान जितना कम होगा सिस्टम उतना ही ज़्यादा अनस्टेबल होता है या कम स्थायी होता है। अब जो त्रिज्या अनुपात के जो मान है इनके आधार पर हम कोऑर्डिनेशन नंबर और जो स्ट्रक्चर है वो बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल यदि हम यहाँ ये यहाँ पर रेडियस रेशियो है, नीचे से स्टार्ट करें जहाँ पर रेडियस रेशियो 0.115 या इससे कम, तो इसके लिए जो समन्वय संख्या होती है वो होती है 2, और इसका जो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर है वो होती है लीनियर। यदि रेडियस रेशियो 0.115 टू 0.225 के बीच में हो तो समन्वय संख्या का मान 3 होगा, और ये जो स्ट्रक्चर होगी वो होगी ट्राइगोनल या त्रिभुजीय। यदि रेडियस रेशियो का मान 0.225 टू 0.414 के बीच में हो तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, और जो ज्योमेट्री होती है वो होती है टेट्राहेड्रल या चतुष्फलकीय। और इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जिंक सल्फाइड है, सिलिका है SiO2। इसके बाद में फर्दर हम रेडियस रेशियो की बात करें 0.4142 टू 0.732 यदि वैल्यू आती है, इस रेंज में वैल्यू आती है रेडियस रेशियो की, तो इसके लिए समन्वय संख्या या उपसय संयोजक संख्या का मान 6 होता है, और स्ट्रक्चर होती है वो होती है ऑक्टाहेड्रल। और इसका एग्जाम्पल है सोडियम क्लोराइड और TiO2, टाइटेनियम डाइऑक्साइड। और यदि रेडियस रेशियो वैल्यू 0.732 या इससे अधिक आती है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा, और स्ट्रक्चर होगी वो क्यूबिक होती है, घनीय होती है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो सीजियम क्लोराइड है, सीजियम ब्रोमाइड है,
कैल्शियम डाइफ्लोराइड है। तो ये जो रेडियस रेशियो वैल्यूज़ हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होती हैं और इसके बेसिस पे हम बहुत सी चीज़ें हैं वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर हैं, स्ट्रक्चर हैं, कौन सी स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा स्टेबल होगी, तो वो डिपेंड करता है रेडियस रेशियो वैल्यू पर। यदि रेडियस रेशियो वैल्यू का मान अधिक होता है तो वहाँ पर उपसंयोजक संख्या का मान भी अधिक होता है और इस कारण जो स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा स्टेबल होती है। थैंक यू स्टूडेंट्स।